हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर नबीला फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। आप मुझे बताएं कि आपकी स्किन इतना ग्लो कर रही है, आप कौन सा सीरम यूज़ करती हैं? मैं तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लाइक हाइलुरोनिक एसिड, अभी जो एज के अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंग जस्ट हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हैं। तो मुझे बताएं कि हम आजकल जिस तरह से जा रहे हैं, जो चीज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर से हम बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो इन्फ्लुएंस जो वो सीरम यूज़ कर रही है हमें नहीं पता उनकी स्किन टाइप क्या है, हमें नहीं पता कि वो क्यों यूज़ कर रही हैं या प्रमोशन के लिए यूज़ कर रही है, लेकिन हमने वो अप्लाई करना ही है। सोशल मीडिया पे आपको सब फिल्टर्स हैं, ठीक है। दे वो खुद तो यूज़ नहीं करती, उन्हें ऑब्वियसली दे डू पेड प्रमोशंस। एग्जैक्टली। तो उनको देख के स्कूल के, इवन अब तो स्कूल गोइंग गर्ल्स भी बॉयज़ भी स्किन ख़राब करके आते हैं। इवन कल ही मेरे पास एक बच्ची है 11 ईयर्स ओल्ड, ग्रेड 7 की स्टूडेंट थी, और उसके फुल फेस पे एक्नी थी, और जब उससे सारी हिस्ट्री भी पता चला, शी वॉज यूजिंग रेटिनॉल सीरम। और रेटिनॉल इज एंटी एजिंग, जो 25 या 30s में हम देते हैं, वो 11 साल की बच्ची ने यूज़ करके अपनी स्किन ख़राब की हुई थी। तो यही है कि आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया आजकल ऑब्वियस ट्रेंड है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लोग वीडियोस निकाल के लाते हैं हमारे पास कि जी ये यूज़ कर रहे, इसकी स्किन ऐसी, फिर उनको मैं कहती हूँ कि देखें वो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर का लगा देते हैं, फिल्टर वाला नहीं शो करते, वो फिल्टर ही होता है, बिफोर आफ्टर भी फिल्टर ही होता है। तो आपको जब भी कोई यूज़ करना, मतलब अगर आप देखें 16 या 15 की एज में हाइलुरोनिक एसिड इज बेस्ट। उसमें ऑब्वियसली आपको हाइड्रेट करते हैं, स्किन प्लम्प रखते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादा ग्लो चाहिए, यू कैन यूज़ ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, बट विटामिन सी भी हर स्किन पे सूट नहीं करता। ऑब्वियसली अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, यू कांट यूज़ विटामिन सी। इसी तरह आपने कुछ भी अगर यूज़ करना, कोई स्किन का इशू है, तो आई थिंक पहले आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आजकल काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं भी हैं, तो बस आप ये देखें कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास बैठ के ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बाकायदा मशीन्स रखकर, हाइड्रा फेशियल की और दूसरी मशीन्स रखकर। मेरी क्लिनिक के बिल्कुल साथ, अब पॉलर्स का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ से बहुत ख़राब होकर आते हैं पेशेंट, स्किन जला कर आते हैं। तो लेकिन ये इसको दोबारा से रिट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, रिपेयर करना। मतलब एक ट्रीटमेंट में वो स्किन ख़राब कर देंगे, और उनको होता है कि एक ही ट्रीटमेंट में हमारी स्किन ठीक भी हो जाए। तो आई थिंक ये सैलून्स या फिर ये जो क्वैक्स बैठे हैं, उनका भी कसूर नहीं, कसूर उन लोगों का है जो मतलब उन पे ट्रस्ट करते हैं। आपको जब भी आप किसी जाओ, मतलब अपने फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाओ, आप देखो वाकई में क्वालिफाइड डॉक्टर है। ऑब्वियसली हर डॉक्टर ने अपनी डिग्री या PMDC डिस्प्ले किया होता है, तो आप जाओ, आप पहले कंफर्म करो कि वो वाकई में डॉक्टर है, तो फिर अपनी स्किन पे आप कोई ट्रीटमेंट कर। अच्छा मुझे बताएं कि पॉलर्स को नहीं चाहिए, आपको लगता है कोई SOPs होने चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर यूज़ ना कर रहे हो बालों पे, स्किन पे, इस तरह से रखना अलाउ तो नहीं होना चाहिए ना ऐसे? इनके भी SOPs होने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जब हम अक्सर डॉक्टर्स भी मीटिंग्स होती हैं, हम जाते हैं हेल्थ कमीशन में, तो वही कहते हैं सैलून्स हमारे अंडर नहीं आते। तो आई डोंट नो कि सैलून स्किन के अंडर आते हैं, तो जिनके अंडर आएंगे वही लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि किस एज के दौरान, मतलब 20s के बाद हमें कौन सा सीरम जो है, नायासिनामाइड जो है वो पोर्स के लिए हम यूज करते हैं, तो वो पोर्स जो है इतना मुझे नहीं लगता कि 20s के बाद ज़रूरत होती है या होती है? नहीं, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनको आप दे सकते हैं नायासिनामाइड। अब जिनके पोर्स ही मतलब क्लोज पोर्स हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट गुड SPF 50+ आप यूज़ करें, ठीक है। सनस्क्रीन होना चाहिए और एक अच्छा मॉइस्चराइजर, उसके साथ हाइलुरोनिक एसिड, दैट्स इट। नायासिनामाइड भी हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी जिस आपको मैंने बताया ना एक्नी प्रोन स्किन और पोर्स आपके ओपन है, तो देन यू कैन यूज़। उसके अलावा आपको नहीं ज़रूरत कि आपने रेगुलर नायासिनामाइड भी 20s के बाद यूज़ करना है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि आप देखें, आप जिन वाइटनिंग क्रीम्स का जो अलार्मिंग सिचुएशन है जिनसे हम भागते हैं सर, उन लोगों ने बिना विटामिन C सीरम्स जो हैं, नायासिनामाइड जो हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अब ये भी एक उनको बताने की जरूरत है हमारी आवाम को कि बाय वो भी नहीं करने हैं, एक ऑथेंटिक ब्रांड से बाय करने हैं। ऐसे ही है, क्योंकि मार्केट में मोस्टली है विटामिन C जो 30% 40% की आते हैं कंसंट्रेशन में, जबकि वो बहुत ज़्यादा आपका स्किन बैरियर डैमेज करती है। जो मतलब जैसे अगर हम लाहौर की बात करें, ह्यूमिड वेदर है, 15% to 20% विटामिन C इनफ है बहुत। उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे आप जाओगे तो आप अपनी स्किन ख़राब करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिहाज से मॉइस्चराइजर जो है, जो भी आप सीरम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके दौरान ज़रूरी होता है मॉइस्चराइजर, क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं ना। मॉइस्चराइजर भी वो है जिनमें सेरामाइड्स हो, हाइलुरोनिक एसिड हो। ये नहीं कि आपने कोई भी मार्केट से क्रीम उठा के कह दें। मुझे थोड़ा सा बताएंगी। सेरामाइड्स बेसिक दे आर अमाइनो एसिड्स जो आपकी स्किन बैरियर, हमारे अपनी स्किन में होते हैं अमाइनो एसिड, सब प्रोटीन उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब स्किन को ये कि आपने हाइड्रेट, वो भी हाइड्रेशन देगा ना मॉइस्चराइजर। अब कोई भी मार्केट में आप देखें इतने ज़्यादा लोशंस हैं, लोग कहते हैं हाँ जी हम ये यूज़, अब मैं नाम नहीं लूँगी इन क्रीम्स का कि ये करने, लेकिन वो उनको फिर बताना पड़ता है दे आर नॉट मॉइस्चराइजर्स। हाँ, तो वो ये कि आपकी स्किन को
जिस तरह अगर आप रेटिनॉल की बात करें, कुछ एक्नी प्रोन स्किन में रेटिनॉल वाकई एंटी एजिंग है या रेटिनॉल में मैलिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया, जिस तरह से उतना नहीं है। या 30+ आप अगर रेगुलर यूज़ करें, इट डज गिव इफेक्ट, बट रेटिनॉल ऑल्सो मेक्स योर स्किन ड्राई। तो अब जब आप रेटिनॉल रात को यूज़ करें तो मॉर्निंग में आपने मॉइस्चराइजर मस्ट यूज़ करना, अदरवाइज तो फिर आपकी फ्लेकी स्किन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, मुझे बताएं कौन से सीरम्स जो हैं हम पेयरली यूज़ कर सकते हैं? नायासिनामाइड के साथ हम विटामिन सी, और ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका पेयर? ऑब्वियसली रेटिनॉल के साथ आपने विटामिन सी यूज़ नहीं करना, ऑब्वियसली बोथ आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे। हाइलुरोनिक एसिड के साथ आप नायासिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर रेटिनॉल की आप बात करो, वो आपने डे टाइम नहीं यूज़ करना। वो अब यही होता है कि आपने रात को रेटिनॉल डे टाइम यूज़ नहीं करना। नहीं, वो रेटिनॉल डे टाइम भी यूज़ नहीं करना। प्रेग्नेंट लेडी यूज़ नहीं कर सकती, लैक्टेटिंग मदर्स यूज़ नहीं कर सकती। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू कंसीव तब भी आप वो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और मार्केट में जिस तरह रेटिनॉल की ही बेस पे ट्रेटिनॉइन है, विटामिन ए दिया ना, विटामिन ए डेरिवेटिव्स जी, तो स्किन एक क्रीम बहुत ट्रेंड में कि वो एंटी एजिंग, तो वो भी अब एक से एक अगर हम पेशेंट को बताते हैं, दूसरा पहले आ जाता है कि आपने उसको बताई थी, हमने यूज़ की, हमारी स्किन डैमेज हो गई। तो वो ज़रा सस्ती मिल जाती है सीरम के मुकाबले में क्रीम। तो ये है कि आपके मतलब शो के थ्रू आई वांट टू से कि आप किसी भी, हर पेशेंट की स्किन डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, और वो उनकी ऑब्वियसली कि वो क्या उनकी लाइफ में चल सब डिफरेंट है। तो एक से सुन के आप अपने फेस पे ना ट्राई करें। पहले क्या स्किन पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, वो कितनी थिन है उनकी स्किन, ये तो हमें नहीं ना आइडिया, तो सबका डिफरेंट सारा क्राइटेरिया चल रहा होता है। तो मुझे बताएं, सीरम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या क्रीम ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं? दोनों इफेक्टिव होते हैं अगर उनको आप सही यूज़ करें और उनके बाद उसकी पोस्ट केयर अच्छी हो। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ का ऐसी है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करवाने, पोस्ट केयर अच्छी है तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। अब आप जैसा रेटिनॉल लगा के आप चूल्हे के आगे नहीं जा सकते, हीट के आगे नहीं जा सकते, हीटर के आगे नहीं जा सकते, तो उसके बाद आपने मॉर्निंग में मॉइस्चराइज करना। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे तो अभी आपको कि यार ये तो सीरम बेकार है, ये क्या डॉक्टर ने मुझे दे दिया, किसी ने दे दिया। तो ये कि आपने अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसकी पोस्ट केयर भी अच्छी करनी है, फिर वो रिजल्ट देती है। और ये नहीं कि आपने बस 1-2 दिन लगाई और रिजल्ट नहीं आया, ऐसे नहीं होता। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए या मल्टी विटामिन्स हो गए, ऑब्वियसली दे टेक टाइम, 1 to 2 मंथ्स आपने अपनी स्किन को देना है रिजल्ट देखने के लिए। इस तरह से ही है। अच्छा, जो डार्क सर्कल्स हमारे हो जाते हैं, उसके लिए क्या विटामिन ए होता है या विटामिन सी होता है? डार्क सर्कल्स के लिए जो अक्सर जो फॉर्मुलेशंस आती हैं उसमें रेटिनॉल्स भी होते हैं, उसमें हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कोजिक एसिड होता है, और जिस तरह बहुत हॉलो आइज हो। लेकिन डार्क सर्कल्स के लिए तो पहले हमने देखना है कि डार्क सर्कल्स क्यों है पेशेंट को। आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसकी डिहाइड्रेटेड स्किन तो नहीं है, हॉलो आइज तो नहीं है, तो वो सारी देख के उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को पॉलीपेप्टाइड्स की ज़रूरत होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम इंजेक्ट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोगों को ऑइंटमेंट्स देते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, अभी तक अब कौन सा वर्स्ट केस जो है अभी तक आपके पास आया? वर्स्ट केस जो मैंने अभी आपको बताया 11 ईयर ये। उसके अलावा आई वेंट टू कैनेट कॉलेज फ्यू मंथ्स बैक, और वहाँ भी रेटिनॉल यूज़ करके 15-16 साल की फर्स्ट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स ने अपने बहुत फेसेस ख़राब किए हुए थे। मेरे पास भी मेरी भांजी है, उसने भी इससे ही किया है, ऑनलाइन सीरम्स मंगवा कर। उसकी स्किन इस तरह से है कि आप देख नहीं सकती है, इतनी वर्ष हो गई है। ऐसे ही है, मतलब आप जब देखते हो ज़्यादातर, अब ये नहीं कि आप कहें कि जी कॉलेज गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग बॉयज़ भी, मतलब परसेंटेज इज सेम, वो आजकल बॉयज़ भी यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप देखें ना हमारे क्लिनिक पे बॉयज़ ज़्यादा आते हैं कि जी हमारी स्किन ठीक कर दें, एक एक्नी ना हो, एक कुछ ना हो, और मेरे फ्रेंड ने ये यूज़ किया, मैंने भी ये यूज़ किया। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। अच्छा, या तो वो अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस वो जहाँ से बाल कटवाना चाहता है ना, जिस सैलून पे, वो जो मर्जी यूज़ कर देते हैं उनके फेस पर, हाइड्रा करवा लेते हैं वहाँ से, उसके बाद अपना फेस जला के आते हैं। कई पेशेंट्स आ जाते हैं, उनके बकायदा रेड पैचेस होते हैं, फेशियल करवाने के बाद पैचेस बने होते हैं, क्योंकि फेस प्रॉपर जल चुका होता है। सेकंड डिग्री बर्न भी अक्सर लोगों का हुआ होता है, तो वो फिर उनको होता है कि हमारा ये स्कार आप 1-2 ट्रीटमेंट्स में ख़त्म करें। तो ये सेकंड डिग्री बर्न का तो 1-2 ट्रीटमेंट्स में ख़त्म नहीं होगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लड़के आपके पास सारे अपनी स्किन केयर के लिए बहुत कॉलेज गोइंग बहुत आते हैं। मतलब आजकल ये ट्रेंड चीजें चल रही है ना, शावर एक तरह से आ रहा है उनको कि स्किन केयर का ख्याल रखना है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि राइट चीज कौन सी है यूज करने के लिए, कौन सी नहीं करनी, ये है। तो मतलब जो अच्छा लगता है फिल्टर, उन्होंने ऑब्वियसली मैं आपको बताया फिल्टर्स लगाए होते हैं, और जो आते हैं ना स्टूडेंट्स, जिन्होंने प्रॉपर वो वीडियोस डाउनलोड की होती हैं और दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट से यूज़ कर रहे हैं, हमने भी ये किया लेकिन हमारी फेस पे तो कुछ और रिजल्ट आया। तो ये है कि वीडियोस प्रॉपर लेकर आते हैं। तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे असर करेगा आपको? अच्छा, मुझे बताएं, जो भी हम ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे होते हैं, आप जैसे कह रही हैं पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की, उसके बाद
आप कोई भी जो क्रीम है, नाइट क्रीम, वो अच्छी यूज़ करें, मॉइस्चराइजर जो है वो यूज़ करें, सनब्लॉक इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि जो हम इनटेक ले रहे होते हैं सप्लीमेंट्स की, जूसेस की, वो किस हद तक इफेक्टिव होते हैं? कोई उसका रिजल्ट मैच करते हैं दोनों के साथ? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आपका हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेयर लॉस के लिए, हेयर फॉल हो रहा होता है, हेयर PRP के लिए आते हैं, तो जब तक हम हेयर PRP कर भी दे, जब तक आपकी इंटरनल डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी, ठीक है, आपको अपने जैसा हेयर ग्रोथ के लिए बायोटिन चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, आपकी इंटरनल वो सारी डेफिशिएंसीज होंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो डॉक्टर के पास आने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो, आपके पहले वो सारे वर्कअप होता है, आपकी इंटरनल डेफिशिएंसी साथ साथ पूरी होती है, उसके बाद आपके जो ऊपर हैं जैसा हेयर PRP करनी है, फेस PRP, तो फिर वो रिजल्ट आता है, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। मैं काफ़ी टाइम से लेज़र करवा रही हूँ, फेस लेज़र। तो उसके बाद मेरे बालों की ग्रोथ जो है 2 मंथ्स के बाद आती है, लेकिन वो काफ़ी थिन है लेयर में। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे जिनकी आप तो जब जाएंगे उनके पास, वो लेज़र कर देते हैं आपको, उनको वो नहीं देखेंगे आपका बाल मोटा आ रहा है, बारीक आ रहा है, अब ज़रूरत ही नहीं रही है लेयर की ना, पैचेस में आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या सीन है जिनके बाल बहुत थिन है, फाइन हेयर्स जिसे हम कहते हैं? फाइन हेयर्स, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपके बहुत फाइन हेयर्स हैं, जिसको आप बेबी हेयर भी बोलते हो या पीच फस बोलते हो, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती और डॉक्टर आपको एग्जामिन करके आपका कभी भी लेज़र नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लेज़र इज़ नॉट 100% हेयर रिडक्शन, लेज़र इज़ ऑलमोस्ट 70 to 90% हेयर रिडक्शन। अगर आपको कंप्लीट हेयर रिडक्शन चाहिए तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, जो स्पेशल एक नीडल से आप करते हो। तो फाइन हेयर अगर बहुत है जो आपको मतलब इरिटेट नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको लेज़र के लिए जाना चाहिए। और लेज़र भी अब मार्केट में IPLs ये वो, तो आपने वो देखना है कि प्रॉपर लेज़र हो, IPL जी ऐसे लेज़र नहीं, वो तो आजकल होम डिवाइसेस भी बहुत आ गए हैं, तो अब आपको नहीं पता लॉन्ग रन में आप बहुत ज़्यादा अगर IPL यूज़ करो, इट कैन कॉज स्किन डैमेज। और घर में जिस तरह अब लोगों को नहीं पता होता किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, अक्सर ऐसे भी केसेस आए हैं जो फेस बर्न करके आए हैं, कि आपको हर स्किन टोन डिफरेंट है, हर स्किन टोन के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, टेम्परेचर चेंज करना तो वो और जितना आपकी जितनी थिकनेस है, जितना फाइन हेयर, उसके अकॉर्डिंग आपने इंटेंसिटी सेट करनी है। तो अगर मतलब अगर आप कंपेयर करें वैक्सिंग या शेव से, तो लेज़र इज बेस्ट, लेकिन गो फॉर ओरिजिनल लेज़र्स। नहीं, लेज़र तो लिटरली बहुत बेस्ट है। सोप्रानो, डायोड, आप मशीन्स वगैरह चेक कर लें जिनके पास आप जा रहे हैं, पहले आप पूरी रिसर्च करके जाएं किसी के पास, तकरीबन 80% आपको पता हो, तो आप फिर जाकर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने बारे में, अपने जो भी उसके पास मसला मसाइल है। और आपको 1-2 सेशंस में ही पता चल जाता है कि वो लेज़र वाकई में जेन्युइन है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज तो कुछ लोग कहते हैं जी पैकेज ले लें 10-20 सेशंस का, तो वो नहीं, तो वो आपको 3 से 4 सेशन में ही पता चल जाता है कि वो आपकी मैक्सिमम रिडक्शन हो चुकी होती है। बाद में तो आपको मेंटेनेंस सेशंस चाहिए होते हैं। जी ऐसे ही है, मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा आराम है। अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में हम जैसे ट्रेंडिंग चेंज कर रहे हैं, अगर आप वैक्सिंग के जाएं तो स्किन बहुत ज़्यादा आपकी सैगी होना शुरू हो जाएगी एक टाइम के बाद। कुछ लोगों की स्किन बात होता है लटकना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के वैसे ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, इनग्रोन हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए लेज़र इज बेस्ट है मेरे ख्याल में, तो लिटरली बेस्ट है। और अगर आप देखें हाइड्रा की तरफ अगर हम आए, तो मैंने बहुत से लोगों को देखे जिनके सिर्फ स्कार्स हैं, वो हाइड्रा की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग कर भी रहे होते हैं उनका। हालांकि हाइड्रा तो डीप क्लेंस एक तरह से होता है, तो आप इस बारे में बताएं। आप देखें अक्सर नेट पे आ रहा होता है 7 स्टेप हाइड्रा, 15 स्टेप हाइड्रा, 21 स्टेप हाइड्रा। हाइड्रा क्या मतलब ये सैलून वालों ने निकाले स्टेप, हाइड्रा के तो बेसिक से 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, जस्ट बाकी मतलब एक्सफोलिएशन आपकी, उसके बाद आपका हाइड्रेशन और डर्माब्रेशन, दैट्स इट। बाकी तो वो सारे आपके फेशियल मसल्स की आप वो कह लें कि एक्सरसाइज एक किस्म की है, वो आपको प्रॉपर टोनिंग, और अगर आपने वो सारे टूल्स एग्जैक्ट मसल और रीजन इंसर्शन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करो तो इट गिव्स वेरी गुड एंटी एजिंग इफेक्ट। आपका फेस लिफ्ट आपको फील होता है अक्सर जब हमारे क्लिनिक में भी आते हैं करने वाला एक है। मतलब आप देखें ना अक्सर सैलून्स वालों की वीडियोस है उनके पास जाके, तो उनको तो पता ही नहीं प्रोब यूज़ कैसे करना है। और मेरे बिल्कुल क्लिनिक के साथ है बहुत फेमस ब्रांड, मतलब है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पहले यहाँ वो आपकी दुकान नहीं हो सकता, वो बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत फेमस पाकिस्तान की एक चेन है। अच्छा, और मैं आपके क्लिनिक आऊंगी तो मैं चेक करूंगी कौन सा है। ठीक है, और उसमें आप लिटरली उनके जो वर्कर्स हैं वो मेरे पास आके हाइड्रा सिर्फ इसलिए कराते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या यूज़ होना है हाइड्रा में, क्या नहीं यूज़ होना। वो कहते हैं हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ पानी डाल के हाइड्रा करते हैं। अल्लाह, और हम इसलिए बाय करते हैं कि 15 स्टेप्स हैं और उनका रेट भी ज़्यादा है बहुत। ऑब्वियसली नाम है तो लोग जाते हैं, मुंह ख़राब करते हैं, लेकिन वहाँ से फिर बहुत ख़राब होकर केसेस आते हैं मेरे पास।
ऑब्वियसली पानी डाल के जब हम सक्शन ऐसे करेंगे, नोज पे करेंगे, रिजल्ट नहीं देगा ना। जिस तरह अब आपके पास कोई आया एक्नी इशू के लिए, हाइड्रा एक्नी के लिए बहुत बेस्ट है, आपने उसके अकॉर्डिंग एजेलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, आप वो सारी चीज़ें यूज़ करते हो। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन एवेल्युएट करके उसके अकॉर्डिंग सीरम्स यूज़ करेगा और आपको वो रिजल्ट फर्स्ट सेशन में ही आते हैं। तो जिस तरह अब एक्नी प्रोन स्किन में आपके कॉमिडोम्स बने होते हैं, ओपन पोर्स की वजह से वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, तो वो फिर वो पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप मतलब मंथली एक सेशन लें, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो केमिकल पील साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब आप लॉन्ग रन जिस तरह होता था ना पहले, आपने एक साल एक्नी ट्रीटमेंट ले रहे हो, अब ऐसा नहीं है। अब आप केमिकल पील्स करें, साथ एक्नी ट्रीटमेंट दें, और जब देखें जरा पेशेंट की स्किन रिकवरी साइड पे, तो आप एक हाइड्रा दें तो वो पेशेंट 1 मंथ में रिकवर हो जाता है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक किया है। 1 साल लग जाता था एक्नी को ट्रीट करने के लिए। लोग वेट करते थे शादियों के लिए, ड्राई सोप्स दे दिए जाते थे, ड्राई फेस वॉशेस दिए जाते थे, जिससे स्किन पे मजीद ड्राई पैचेस, जो फ्लैकीनेस होती है वो हो जाती थी। तो बस राइट जगह जाने की ज़रूरत है। और जो भी किसी भी पॉलर्स वगैरह में आप बिल्कुल भी ऐसे ट्रीटमेंट ना लें, एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर नबीला फातिमा के पास जाएं और इनसे चेक करवाएं, क्योंकि अपनी स्किन की बहुत हाई रेटेड है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो नाइट क्रीम है वो भी हमें स्किन टाइप के मुताबिक यूज़ करनी है या मौसम के मुताबिक? नहीं, नाइट क्रीम में अपनी ये कि कंसनट्रेशन कम होनी चाहिए। जिस तरह अगर आपकी, अब मैं अपनी बात करूँ, हम अगर 30s में रेटिनॉल यूज़ करें तो वी डोंट नीड इट डेली, हम वीक में 2 से 3 बार यूज़ करें, दैट्स इट। क्योंकि 2 से 3 बार भी करेंगे वो, लेकिन वो ड्राई तो करेगा ना। तो फिर मॉर्निंग में क्या हम हाइलुरोनिक यूज़ करें, मॉइस्चराइजर और अपना सनस्क्रीन यूज़ करें, दैट्स इट। तो आपकी स्किन ये कि फ्रेशनेस भी रहेगी, एजिंग डिले होगी, रिंकलिंग डिले होगी। आप बाकी तो ये है कि अब बाकी जो जैसा सीरम्स हैं, कुछ लोग ना आप आजकल है कि जो देखें ना नेट पे, जैसा कुछ ब्रांड्स के पील्स आ चुकी हैं, वो भी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं रात को। जी, इस इन्फ्लुएंसर ने यूज़ की, हमने की, और हम पीलिंग कैसे कर सकते हैं आप डायरेक्टली फेस बर्न करके? नहीं जी, उस इन्फ्लुएंसर ने यूज उसने कहा बस 5 मिनट लगाना। भाई 5 मिनट कैसे लगाना? जिस हमारे कुछ पीलिंग्स तो मैंने आपके मुताबिक पता होगा, 10 सेकंड लगाकर आप लोग बड़े एहतियात से रिमूव करते हैं। स्किन टू स्किन डिपेंड करता है। मेल्स में ऑब्वियसली आप हाफ एन आवर भी लगा सकते हो, कुछ मेल की स्किन थिक होती है, हाँ जी, और फीमेल्स कुछ ऐसी हैं जो कि कुछ सेकंड आपकी वो बियर नहीं कर सकती। लेकिन ये कि ऑब्वियसली रिजल्ट आ जाता है बहुत से। जिस तरह होता है कि आपने रेटिनॉल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप अब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, उससे पहले हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या सीरम्स वो यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। क्योंकि पील्स से पहले भी होता है कि आपने ना ब्रेक देना होता है स्किन को 4 से एटलीस्ट 4 to 5 डेज। तो उसको हम कहते हैं कि आपने ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी, या ये प्रोडक्ट्स आपने नहीं यूज़ करने, या ये नहीं खाने। तो उसके बाद फिर हम उसको पील करते हैं। पीलिंग के पहले खाने से भी परहेज करवाते हैं? मतलब ये चीज़ें नहीं करनी होती है ना रेटिनॉल फॉर नोड्यूलर पस्ट्यूलर एक्नी के लिए, तो वो भी हमने उसको कहना होता है कुछ दिन नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्राइनेस बहुत करता है। जब आप ड्राई स्किन पे पील करोगे तो वो रिएक्ट कर जाती है, फेस आपका बर्न कर सकता है। तो वो ये सारी चीज़ें देखे तो फिर पील आजकल तो हर जगह शुरू की, लेकिन बहुत फेसेस ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप मुझे बता रही हैं कि 11 साल की एक बच्ची ने जब वो सीरम्स रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, हर एक जिम्मेदारी है, आप किसी सैलून पे जा रहे हो उनकी भी। सबसे ज़्यादा उसमें मतलब एक था उसकी स्टोरी का मुझे बहुत बुरा लगा। वो उसकी माँ ने ही उसको कहा कि वो यूज़ करेगी शायद उससे गोरी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? गोरी हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। अभी तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसकी माँ ने खुद अपनी बेटी को वो अपना रेटिनॉल दिया कि तुम ये यूज़ करो, इससे एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी कि जी रंग साफ हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर नबीला। मैं इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आऊँगी मैं भी चेक करवाने के लिए। लेकिन इस तरह से है कि आप गोरे रंग की तरफ भाग नहीं सकते हैं। जो आपका टोन है आप उसी को बेहतर करें, उसी को ब्राइटन करें, और किसी भी सैलून्स वगैरह पर जाकर आपकी मेहरबानी वहाँ से कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स ना लें। दूसरा ये, आप जब भी कोई इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर प्रमोशन कोड्स जो वो यहाँ पे आकर प्रमोट कर रहे होते हैं और हम बायर होते हैं उनके, हमारे थ्रू वो जाके सेलर को बेच रहे होते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से गुरेज करें ताकि आप अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म चला सकें। और स्पेशली जो बच्चियाँ हैं जिनका ज़्यादातर टाइम ही सोशल मीडिया पर गुजर रहा है, स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली स्किन केयर हम लड़कियाँ हमेशा यही देखती हैं अपने हवाले से। तो उनके लिए डॉक्टर नबीला ने बताया कि आप हेलुरोनिक एसिड जो है वो यूज़ कर सकती हैं। विटामिन सी भी आप उस तरह से यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि आपकी स्किन पर सेमली इफेक्ट नहीं करेगा, मे बी कॉज ऑफ एक्नी हो सकता है और किस तरह से आपकी स्किन पर रिएक्ट कर सकता है। तो काइंडली इन चीज़ों से गुरेज करें जो आपकी स्किन के बैरियर को किसी तरह से डैमेज कर सकती हैं। और फॉर मोस्ट थिंग जो है वो ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है डॉक्टर नबीला वो मस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली
वो आप किसी भी एज में हैं, बच्चियाँ स्कूल गोइंग है, व्हाटएवर, तो जो सन ब्लॉक का इस्तेमाल है वो मस्ट करें।